नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको राजौरी लिए चलेंगे, जहां पर आपको दिखाएंगे यातायात को किस तरह से बंद कर दिया गया, आम जनता की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया गया है, आखिर क्या कुछ रहे पूरे सूरत हाल। जमशेद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में तमीर तरक्की में आखिरी पैदान हासिल करने वाले जिला राजौरी की एक ज़मीनी हकीकत हम आपको बताते हैं कि जहां ऐती के मकाम पर लोगों ने थाना मंडी शाहरा को बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। क्या कारण है एहतजाज करने के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कारण है कि आपने रोड बंद किया? कारण जमशेद साहब, आपने देखा है कि रोड की कंडीशन क्या है। जब से ये कंपनी काम कर रही है, हमने सब लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप रोड को स्मूथली चलने के काबिल करो, कम से कम इंसान जो है बीच में चल सके, लेकिन उनके कान में जू नहीं रेंग रही। उनके खिलाफ थाना मंडी में FIR भी लॉन्च हुई है। या तो ये किसी के साथ मिले हुए हैं, रह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले यहाँ पर गौर ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग सफ़र हो रहे हैं, लेडीज़ बीमार पड़ी हुई हैं गाड़ियों के बीच में, और यहाँ पर जो ठीक ठाक आदमी जाएगा वो बीमार हो जाएगा। तो यहाँ रोड की कंडीशन देखो। हमने ये नहीं बोला कि आज ही लुक डाल के दे दो, लेकिन कम से कम चलने के लिए रोड को तो रखो। बजरी डालो, यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं, वो पानी के बीच में दोबारा गारा बन के गाड़ियों की सत्यानाश और लोगों की कपड़ों की सत्यानाश है। यहाँ को गौर ही नहीं है। ये गिरफ्त के अंडर है। क्या कर रही है गिरफ्त? कहाँ पर है गिरफ्त? क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों गिरफ्त है? यहाँ पर ओसी यहाँ पर अभी नहीं है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ चोर बाजारी चल रही है और बदनाम करते हैं। बीजेपी कुछ नहीं कर रही। बीजेपी ग्राउंड में काम करने के लिए नहीं आएगी। बीजेपी हमारी जो है प्रधानमंत्री जो है वो वहां से हुक्म दे रहा है कि हर काम होगा, जो ग्राउंड में नीचे सब लोग अफसर बैठे हैं ये चोर गुजर। जनाब, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है। ये नीचे एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई है। ये हमारा 20वां नंबर, ये कंडीशन आप खुद देख रहे हैं। क्या रहे कि प्रोटेस्ट जरूर किए जाते हैं, मगर यहाँ प्रोटेस्ट में भी आप सियासत जरूर देखते होंगे कि जो भी जमात होती है वो अपनी ही बातें करती है। हालांकि जिस तरह इन्होंने भाजपा की वकालत किया, मगर जमीनी सतह की हकीकत बिल्कुल बरअक्स नजर आती है। जहां इस बार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पर राजौरी 20वें नंबर पर आता है, मगर उसके बावजूद भी हम गवर्नमेंट की तारीफ करें। एक नौजवान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यहाँ पे जो उतरे, पहली बात तो यहाँ पे पॉलिटिक्स की कोई बात हम करना नहीं चाहते। वी आर द यूथ एंड वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। पहली बात तो हम ये बात करना चाहेंगे। ना यहाँ पे कोई बीजेपी है, ना यहाँ पे कोई कांग्रेस है, सब फेल हो चुके। मेरा ये बोलना है, मैं यूथ हूँ, मैं फ्यूचर हूँ इस कंट्री का। अगर बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आके बोल गए ये बात, अगर हम यूथ जो है वो आज यहाँ पे उतरे, क्यों उतरे? फेलियर की वजह से। आज से पहले कांग्रेस ही उसने काम करवाया, बीजेपी रही, PDP रही, NC रही। मैं तो बोलता हूँ सब चोर है, मैं किसी की साइड नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि इस टाइम मेरा छोटा सा अगर बिजनेस है, इस रोड की वजह से वो बिजनेस नहीं चल पा रहा। ये यहाँ पे हमारे भाई ने इतना बड़ा स्टोर खोला है, इतना किराया दे रहे हैं, लेकिन इस रोड की वजह से काम नहीं चल रहा। हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। आज हम जो उतरे हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर की वजह से उतरे हम यहाँ पे। हमें नहीं पता LG को पावर पीछे किससे मिल रही है, क्या है क्या नहीं। हमें ग्राउंड रियलिटी ये देखनी है कि यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 साल का डेडलाइन दी थी धर्मराज कंस्ट्रक्शन ने कि यहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। DC साहब के पास रेड क्रॉस का फंडिंग आ रही है, बाकी भी फंडिंग आ रही है। दिस इज वार्ड नंबर 1 राजौरी की, वार्ड नंबर 1 है। 500 तक चलान हो रहा है सर। उनके पास इतनी फंडिंग होगी कि वार्ड नंबर 1 को मेंटेन कर सके, उन्होंने मेंटेन किया नहीं किया। DC साहब 3 बार यहाँ पे आए, वो बातें करके चले गए। सबसे ये है हमारे साथ वो नौजवान जो इस मुल्क की सरमाया है। आज यही सरमाया हमारे सड़कों पर उतरा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो हम आपको बताते हैं कि राजौरी में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ आपको दूर दूर नज़र नहीं आएगी। ये राजौरी की वार्ड नंबर 1 है, जिसका मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के ताजर हों, यहाँ के नौजवान हों, इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस रोड की खस्ता हाली है। चाहे इसके इस तरफ का मंजर हम आपको दिखाते हैं कि नौजवानों के बंद किए जाने के बाद इस वक्त नौजवान जिला इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह रही है कि यह थाना मंडी राजौरी शाहरा पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इसका काम शुरू किए हुए, मगर BRO के काम की और कछुए की चाल की बात एक ही जैसी होती है। आप इस रोड की हालत देख सकते होंगे। यहाँ खड़े होने वाले लोगों के कपड़े तक भी आप देख सकते होंगे कि किस तरह के इनके कपड़े भी हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी BRO की तरफ से काम नहीं शुरू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज ये मकामी ताजर सड़कों पर उतरे हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, राजौरी। चलिए, अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे, और पुलवामा से भी मुजम्मिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए लोगों को समस्याएं किस तरह से झेलनी पड़ रही हैं। दूध किस तरह से यहाँ पर वेस्ट होता हुआ नजर आया है। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं मुजम्मिल, देखिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। DC साहब इंसाफ करो, DC साहब इंसाफ करो, DC साहब इंसाफ करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। 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 ये है कि पिछले 15 डेज से हमारा जो दूध है, जो भी हमारा डेयरी फार्म का दूध निकल रहा है, वो कोई नहीं ले रहा है। हम लोग फेंक रहे हैं वो दूध। इसकी वजह हम लोग जब भी किसी के पास जाते हैं, जानने के लिए जानते हैं, हम गए तो देखा कि ये हर कोई फैक्ट्री वाला कह रहा है कि नहीं, हमें दूध नहीं लेना, हमारे पास दूध बहुत ज़्यादा है।
हम लोग इनको कह रहे हैं कि वजह क्या है, विंटर्स में तो शॉर्टेज रहती थी दूध की, तो इसका वजह क्या है? कह रहे नहीं हमें है। जब हमने देखा वेरीफाई करके हमने सब कुछ देख लिया तो वो बाहर से दूध मंगा रहे हैं, बाहर से टैंकर्स आ रहे हैं, वो उनकी फैक्ट्री में अनलोड हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का दूध जो भी है वो नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी शॉर्टेज रहती थी दूध की, मतलब हमने सुना कि 2019 में 350 करोड़ की शॉर्टेज थी मिल्क की उस टाइम, 3.5, तब से आज तक वो लेवल कहाँ से बराबर हो गई? ये कह रहे हैं हमारी लेवल बराबर है, लेकिन दूध सब बाहर आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। हम सब डेयरी फार्मर्स हमने बैंक से लोन लिए हुए हैं। हम लोग ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे, लेकिन कहाँ एम्प्लॉयमेंट? आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए, इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन है कि हमारा दूध 1-2 क्विंटल पर वीक हम फेंक रहे हैं, हम नालियों में फेंक रहे हैं, नदियों में फेंक रहे हैं दूध, लेकिन ये नहीं ले रहे हैं। यही हमारा मुताला है कि इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन किया जाए, ताकि हम लोगों के पास बैंक का लोन है, बाकी वो हम अदा कर सकते हैं। इस वजह यही हमारी प्रॉब्लम है मेन। ये देखा जाए कि ये दूध जा कहाँ रहा है, ये कहाँ से ला रहे हैं दूध, जब यहाँ पे शॉर्टेज ऑलरेडी रहती थी तो ये अल्लाह कहाँ से रहे? ये सब बिल्कुल। अभी हम पुलवामा डीसी ऑफिस के सामने हैं, जहाँ पे लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और ये बता रहे हैं, इनका इल्ज़ाम ये है कि जो दूध हम निकालते हैं हमारे डेयरी फार्म्स जो चलते थे, आज 15 दिनों से हमारा दूध बिल्कुल नहीं बिक रहा है। जो फैक्ट्री में हमारा दूध जाता था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं और वो पाउडर ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, लेकिन हमारा दूध नहीं दे रहे हैं और 15 दिनों से हमारा दूध जो है वो ज़ाया हो रहा है। और जिसको आनंद आप कश्मीर भी बोला जाता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आनंद आप कश्मीर भी बोला जाता है, जहां से सबसे ज़्यादा पैदावार दूध की निकलती है। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, जहां हमने लोगों से बात की, लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे साथ इंसाफ करो, तब तक हम बिल्कुल परेशानी में हैं। मुजामिल JK 24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा में भी आज SOPs की धज्जियां लगातार उड़ती हुई नजर आई हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के ब्रांच के बाहर ही आप देखिए भारी तादाद में लोग पहुंचे, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और साथ ही साथ SOPs की धज्जियां लगातार उड़ती हुई नजर आई। मास्क इक्का दुक्का लोगों ने पहने हुए थे, जहां प्रशासन बड़े बड़े दावे पेश करता है, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर जब जायजा लिया गया तो पिक्चर कुछ और ही देखने को मिली है। वसीम गट्टू क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम मेन ब्रांच जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर बिल्कुल खड़े हैं और तस्वीरें कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। एक तरफ से कोविड की बात की जा रही है और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि कैमरे को देख के अब जो है सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे पालन करवाया जा रहा है। मगर हमने कुछ तस्वीरें जो है पहले ही यहाँ से जो है कैमरे में अपने कैद कर चुकी है और जिस तरह से आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है। अब ये पुलिस वाले कहीं ना कहीं यहाँ पे मौजूद हैं, मगर आप देख सकते हैं SOPs की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। एक तरफ से वीकेंड लॉकडाउन की बात की जा रही है और दूसरी तरफ से हालात देख लीजिए आप कि किस तरह से अब जो है सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। अब पुलिस जो है एक्टिव नजर आ रही है। कैमरे को देखिए, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ, कौन से इलाके से आए हैं? यहाँ से कितना दूर है आपका इलाका? यहाँ तो बहुत है। तो डर नहीं लगता? इतनी ज्यादा भीड़ है, कोविड चल रहा है, वो तो डर लगता है डर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज है। कोविड चल रहा है, इतनी भीड़ थी अभी तक, यहाँ पे डर नहीं लगता? हाँ। लगता है डर? तो यहाँ पे बताया किसी ने सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए? हाँ। लोग अलग अलग गांवों से, काफ़ी दूर दूर इलाकों से लोग आए हैं, मगर ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मगर हालात आप देख लीजिए, इस बैंक के बाहर अक्सर आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें होती हैं। यहाँ का जो अमला है वो कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगा, जो उनको अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जिम्मिश नहीं होता है कि अगर कल को यहाँ से कोई भी, इनमें से कोई भी पॉजिटिव अगर होगा तो कितने लोगों को वो अपने साथ ले सकता है। और अंदर कोविड की टेस्टिंग भी हो रही है, उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह की तस्वीरें जो है देखने को मिलती हैं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑफिस यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का रास्ता है। तो कहीं ना कहीं पहले भी इस मुद्दे पे हमने बात की थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पुलिस का कुछ लोग यहाँ पे लगाए गए हैं, मगर वो सोशल डिस्टेंस को किस तरह से पालन करवा रहे हैं ये हमने पहले अपने कैमरे में कैद कर दिया है। वो हमने दिखाया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम ये बता सकते हैं कि कोविड के केसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर किस तरह का कदम उठाती है।
चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और गुलमर्ग से ही दिखा देते हैं कि ओलंपिक्स में अपना लोहा मनवाने वाले आरिफ किस तरह से आज यहां बातचीत करते हुए नजर आए हैं। एलजी से भी मुलाकात की है। 2022 में किस तरह से उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन किया है, क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं आदिल, देखिए। गया हूँ, अभी यूरोप में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरी सिलेक्शन बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए हुई है, तो उसके लिए मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, प्रिपरेशन में। अगले हफ्ते से फरवरी 4 से गेम्स 20 तक शुरू होने जा रहे हैं, तो उसी के लिए मैं अभी गुलमर्ग। डेफिनेटली मैसेज है कि ओपन ट्रैक बना है, रास्ता है, आप आइए, भाग लीजिए और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप हमारे मुकाम तक पहुंच जाएंगे। खेलो इंडिया एक डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशंस है विंटर टूरिज़्म के लिए और स्पोर्ट्स के लिए, जबकि हमारे ऑलरेडी 2 खेलो इंडिया हो चुके हैं और तीसरा भी होने जा रहा है, अभी कार्ड्स में है क्योंकि सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कोविड की वजह से, तो उसको देख के गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हम कर पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है अगर कम होता है तो शायद हो भी सकता है इवेंट। किसी भी सेक्टर में किसी भी लिहाज से अपने आप को तैयार करें, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन है, कोई भी अदर प्रोफेशन हो, तो मेहनत करिए और अपना ड्रीम कभी किसी के साथ ऐसे शेयर ना कीजिए जो आपको गिरा दे, क्योंकि ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू जब आप मेहनत करते हैं और लगन से कोई भी काम करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग ओलंपिक्स 2022 को क्वालिफाई करके न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। अगरचे आरिफ मोहम्मद खान वतन वापसी के बाद यहाँ के लोग इन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं, वही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इनसे मुलाकात करके इन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद देकर दुआएं की कि बीजिंग ओलंपिक्स को क्वालिफाई करके वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। अगरचे आरिफ मोहम्मद खान इन दिनों साहित्य मुकाम गुलमर्ग में स्कीइंग के हवाले से ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा ले ताकि वो कामयाबी हासिल करके नशे की लत से दूर रहे। आरिफ मोहम्मद खान का मजीद कहना था कि बचपन से ही साहित्य मुकाम गुलमर्ग के इन बर्फीली पहाड़ियों से मेरी शुरुआत हुई है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने हिस्सा लिया है। अगरचे आरिफ मोहम्मद खान इन दिनों साहित्य मुकाम गुलमर्ग में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वही मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स में भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि इस बार आरिफ मोहम्मद खान जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। जिला सांबा में अगर कोरोना वायरस के हालातों के बारे में अपडेट करें तो आपको बताते चले कि जिला सांबा में पिछले 24 घंटों में 84 नए कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो टोटल टैली है जिला सांबा में कोविड पॉजिटिव केसेस की ये 505 है। यानी अगर पिछले कई दिनों से देखें तो ये आंकड़ा 500 से नीचे नहीं आ रहा है और लगातार एक तरफ जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं ये भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी राहत की बात यह है कि इसमें कुछ रिकवरीज भी हमें देखने को मिली है, यानी 85 लोग जो है ये कोविड से ठीक भी हुए हैं, जो पूरी तरह से अब स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि एक तरफ कोविड के केसेस भी लगातार जो बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब हमें रिकवरीज भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हालात जल्द से जल्द ठीक होंगे ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार जो बात कही जा रही है कि तीसरी लहर दस्तक दे रही है, लेकिन क्या वाकई में आने वाले दिनों में जो प्रशासन दावा कर रहा है कि हम हालातों को संभाल लेंगे, क्या पूरी तरह से संभाल लिया जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में ही पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। क्योंकि आपको बताते चले कि अभी तक जितने भी कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं ये सभी लोग जो है ये माइल्ड सिम्टम वाले हैं, यानी कुछ सिम्टम जो इनमें कोविड के देखे गए हैं, जिसके बाद इनको सबको होम आइसोलेशन में भेजा गया है। लेकिन इसमें राहत की बात यह है, अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी पेशेंट जो है वो अस्पताल में भर्ती नहीं है, यानी यूं कहें तो अस्पतालों में अभी आने की कोई नौबत नहीं आन पड़ी है, क्योंकि मैक्सिमम इस बार देखा गया है कि जिनमें भी खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण हैं और डॉक्टर जब उनको टेस्ट की सलाह देते हैं तो वो कोविड टेस्ट करवाते हैं और कोविड टेस्ट के दौरान ये लोग जो वो पॉजिटिव आ जाते हैं,
जिसके चलते ये सारी सिचुएशन इस समय बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की अगर बात करें तो कोविड इतना घातक साबित नहीं हुआ है। ये भगवान की जो वो दया है, लाख लाख शुक्र है। लेकिन कहीं आने वाले दिनों में हालात ना बिगड़ जाएं, इससे पहले हमें कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि लगातार लोगों को देखा जा रहा है कि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे। लगातार लोगों की तरफ से कोविड को लाइटली लिया जा रहा है। लेकिन बताते चले कि अगर किसी एक परिवार में एक पॉजिटिव केस भी आ जाता है तो कितनी पाबंदियां उनको झेलनी पड़ती हैं, ये उन परिवारों को पूछिए। इसलिए कम से कम उन परिवारों की ओर ही नजर मारकर देखिए कि अगर आप कहीं पॉजिटिव हो जाते हैं तो कितनी मुश्किलातें आपको भी झेलनी पड़ेंगी। इसलिए जो कोविड के हालात हैं, ये हालात चिंताजनक तो हम नहीं कहेंगे, ना ही कोई पैनिक वाली इसमें बात है, क्योंकि अगर प्रशासन की तरफ से बात करें तो वो लगातार जो गाइडलाइंस वक्त वक्त पर जारी कर रहा है, तमाम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग वक्त वक्त पर गाइडलाइंस का पालन करते रहें अगर कोविड से आपने बचना है। क्योंकि दूसरी तरफ जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस हैं ये लगाई तो जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये भी कोई ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रही। लोगों को कहा जा रहा है कि आपने नॉन एसेंशियल एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन कुछ लोग नॉन एसेंशियल एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं एसेंशियल एक्टिविटी की आड़ में। तो इस तरह से कैसे चेक किया जाएगा, ये प्रशासन को सोचना होगा। पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि ये देखा जाए कि कौन लोग नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के लिए निकल रहे हैं, कौन एसेंशियल के लिए निकल रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें जो वो दोबारा से जो पाबंदियां लागू की जा रही है, इसलिए लागू की जा रही है ताकि कोविड की ये जो तीसरी लहर है ये जल्द खत्म हो जाए। हालांकि इसकी चपेट में जो लोग आ रहे हैं वो इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, सभी लोग माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं और जल्द वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड है, इसको कोविड की नजर से ही देखिए। और लगातार अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें जिला सांबा में तो ये 100 के आसपास के आंकड़े जो वो डे बाय डे रिपोर्ट हो रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे का डाटा जो मैं आपको बता रहा हूं कि 84 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए, यानी लगभग 100 के आसपास का ये आंकड़ा है। और जो टैली है टोटल ये 505 की अभी भी रिपोर्ट हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि रिकवरीज और कितनी जल्दी हमें देखने को मिलती है। क्या वाकई में ये कोविड अब धीरे धीरे कमजोर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये तो कुछ दिनों में ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ सर्दियों का मौसम भी है और मौसम भी साजगार नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से धूप निकलना शुरू हुई है तो लोगों को भी एक राहत मिली है कि चलिए अब खांसी जुकाम बुखार से थोड़ी राहत मिलेगी और कोविड केसेस आने वाले दिनों में हमें कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस भी जारी हैं कोविड को देखते हुए, तो हमें वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस का भी पालन करना है और जो भी गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा जारी की जा रही हैं कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। ये सारी बातें आपको अपने ध्यान में रखनी होंगी ताकि आप सेफ रहें, आपका परिवार सेफ रहे और आपके सोसाइटी लोकेलिटी के लोग भी सेफ रहें। इसलिए घरों से बाहर जब आप निकलते हैं तो कम से कम मास्क पहन के जाइए, यही एक बचाव है कोविड से, नहीं तो कोई भी कोविड की चपेट में आ सकता है। तो ये रिसेंट अपडेट है कोविड को लेकर। ये पिछले 24 घंटे का नया अपडेट क्या आता है ये तो इंतजार कर रहे हैं हम भी कि क्या वाकई में कोविड कमजोर पड़ा है या और मामले देखने को मिलते हैं कोविड पॉजिटिव। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7। चलिए अब आपको नदीम के पास लिए चलेंगे। सोपोर में आगजनी की एक घटना देखने को मिली है जिसमें पूरी तरह से आप देखिए आग कैसे वहां पर फैली, किन कारणों की वजह से लग गई। नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर इलाके की अगर हम बात करें तो कल सोपोर के नूरबाग इलाके में जो है एक होलनाक आग की एक वारदात में अगर हम देखें, जो एक 75 साल एक बुज़ुर्ग शख्स जिसका नाम हबीबुल्ला कन्ना जो है वो बताया जा रहा था, उसमें जो है उसकी मौत वाक़ई हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये हबीबुल्ला कन्ना जो है अपने भाई के साथ वहाँ पे अपने घर में रह रहा था कि 3 बजे के आसपास जो है उसके कमरे से आग जो है वो नमूदार हुई। घर वालों के मुताबिक जो ही आग लगी तो उसके बाद उनके घर वालों ने जो है फायर एंड इमरजेंसी को जो है कॉल की और उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी जो है लगभग 15-20 मिनट के अंदर मौके पे पहुंची और आग को जो है काबू करने के लिए जो है भरपूर कोशिशें की गई। और साथ ही साथ वहां के जितने भी जो बाकी लोग हैं उनके पड़ोसी वगैरह उन्होंने भी जो है इस आग को काबू करने के लिए काफ़ी कोशिश की और उसके बाद जो ही आग पे जो है काबू पाया गया। और आग में जो है इस मकान के 2 जो कमरे थे वो पूरी तरह खाकिस्तर हो गए। और उसके बाद जो ही जो फायर इमरजेंसी सर्विस का जो अमला था वहाँ पे उन्होंने उन कमरों से जो है मलबा उठाने की कोशिश की और मलबा उठाने के बाद वहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे जो है हबीबुल्ला कन्ना उसकी लाश वहाँ पे मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में जो है
वहाँ पे पाई गई और उसके बाद जो ही पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी तो पुलिस ने जो है इस लाश को अपनी तहवील में लेके जो है हॉस्पिटल पहुँचाया और हॉस्पिटल में जो फॉर्मेलिटीज़ जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की गई और उसके बाद जो है उनके लवाहिकीन को जो है ये लाश सौंप दी गई और बाकी आखिरी रसूमात थी वो फिर बाद में की गई। और अभी जो है आग लगने का कारण जो है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या इसके कमरे में जो है ब्लोवर लगा हुआ था या अगर हम देखें जो आजकल सर्दियों के मौसम में इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का यूज़ किया जाता है, क्या वो कैकेट के ऊपर सोए तो नहीं थे जिसके चलते जो है शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लगी। उसके बाद जो है वो बिस्तर से नहीं उठ पाए और आग जो ही फैली तो उसने जो है आग ने जो है उसको भी अपनी चपेट में लिया और जिसके चलते जो है ये 75 साल हबीबुल्लाह कन्ना जो है इस आग के होलनाक वाक़े में जो है अपनी ज़िंदगी हाथ धो बैठे। बाकी जो है अभी पुलिसी सिलसिले में जो है पुलिस ने केस दर्ज करके जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। JK 24/7 के लिए सोपोर से नदीम। और भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो देखिए। हर चमकती चीज जिस तरह सोना नहीं होती, इसी तरह हर कश्मीरी का दमकता चेहरा ये नहीं बता सकता है कि वो अंदर से खुश है कि नहीं है। बाहर चमक दमक जितनी हो लेकिन अंदर से कश्मीरी का हाल बेहाल होता जा रहा है। वो जो 2014 के सैलाब आया तो कश्मीरी को डुबो के रखा और उसके बाद 2016 के हालात बने, कश्मीर की इकॉनमी की कमर टूटी। 2017 की सियासत हुई तो उथल पुथल में कश्मीरी डूबता गया। 2018 में हालात बने तो कश्मीरी पर मार पड़ी। 2019 से लेके 20 तक कोविड आया, कश्मीरी पर ही मार पड़ी। 2020 और 21 में भी सूरत-ए-हाल वही रही जो कोविड ने दुनिया की बना के रखी। और इस सारे के बीच में जब कश्मीरी पे नज़र डालती जाती है तो दूर से चमकता चेहरा तो नज़र आता है लेकिन घर का हाल अहवाल यही बताता है कि अभी इश्क के इम्तिहान और हैं। और इसमें आम कश्मीरी की नज़र अब दिल्ली पर है और कल की तारीख पर दिल्ली नज़र डालते हुए ये उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि कल जब निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी तो उस बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल रखा जाएगा, खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर रहने वाली इस रियासत पे कई और तरह की मेहरबानियां हों या ना हों, दिल्ली की मेहरबानी जब तक न हो तब तक ये चल नहीं सकती है। तो फिर दिल्ली की मेहरबानी कल देखी जाएगी और कल दिल्ली में दरिया दिली दिखाई जाती है या बखीली से काम लिया जाता है। माजी में दरिया दिली भी दिखाई गई, उस पर बखीली भी नजर आई, लेकिन माजी और हाल में बड़ा फ़र्क है। तब कश्मीर के सियासतदान हुआ करते थे, अब दिल्ली हुक्मरान है और सीधा डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्शन के बाद अब भी अगर कश्मीरियों की तकदीर नहीं बदलती है तो फिर कश्मीरी की तकदीर कौन बदलेगा, ये सवाल है। और यही सवाल कश्मीर का ट्रेडर उठा रहा है, यही सवाल कश्मीर का आम आदमी उठा रहा है, यही सवाल कश्मीर का बस ड्राइवर से लेके बस जहाज चलाने वाला हर कोई उठाते हुए पूछ रहा है कि आखिर कल दिल्ली से जो पिटारा खुलेगा तो उसमें कश्मीर की तकदीर के लिए क्या कुछ निकलेगा। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। सर क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ये कहते हैं कि जल्द ही 20,000 लगभग जो नौकरियां वो लगाई जाएंगी, क्योंकि एस्पिरेंट्स का जिक्र करें तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काफी लंबे अरसे से आप इसकी मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 20,000 लगाएं, हमें भी खुशी है 20,000 लगाएं, लेकिन जो ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट की गई है पोस्ट की उनको तो पहले फिलअप कीजिए। आपने 2019 में एडवर्टीजमेंट निकाली जिसके तहत फॉर्म लगे और 2020 में फिजिकल हुआ, बच्चों का मेडिकल हुआ। 2022 में आप वही सेम नंबर ऑफ वैकेंसी पे री एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं जो ये बॉर्डर के रहने वाले बच्चों को मंजूर नहीं है, जो ये बॉर्डर के बच्चे होकर मंजूर नहीं है। जब तक ये री एडवर्टीजमेंट वापस नहीं ली जाती और जो रिटर्न एग्जाम है उसकी डेट फिक्स नहीं की जाती तब तक ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये चलता रहेगा। सर ऑलरेडी 2017 में यहाँ पे उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आते हैं और 2020 में फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और 2022 में वही सेम वैकेंसी पे री एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं जो कि बच्चों को मंजूर नहीं है, क्योंकि जो बच्चा अभी पढ़ाई के टच से निकल रहा है और जो बच्चा 3 साल 4 साल पहले पढ़ा हुआ है उनमें कितना कंपटीशन होगा। ये सिर्फ एक क्लैश करने के चक्कर में है
बच्चों के जो अभी के यूथ है और जो पुरानी यूथ है उसके साथ क्लैश करना चाहते हैं बस। कि बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होना किस तरह से देखते हैं आप? बहुत गलत है। हम बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाई तो है पर ये आज रोड पे आ गई है बेटियां इसलिए पढ़ा रहे बेटी को। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नर साहब ये कहते हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं बॉर्डर एस्पिरेंट्स को? क्या कहना चाहेंगे? सर कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। ये बोलते हैं वो लगा देते हैं, रैलियां निकालते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को बचा भी लिया पढ़ा भी लिया, तो बेटी को अब सड़कों पे ला रहे हो तो पढ़ाने का क्या मतलब है? तुम लोग बोलते हो कि अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए लड़कियों को पहले, फिर जाके शादी करनी चाहिए। आप लोग नौकरियां दे नहीं रहे तो कल से स्टैंड होना है हमने। एक तो हमें ये मार्च भी नहीं करने दे रहे, क्यों नहीं करने दे रहे? क्या गलती है हमारी? हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना। कि आपके साथ नाइंसाफी की जा रही है? सर बिल्कुल नाइंसाफी ही तो हो रही है। कौन सा इंसाफ है ये? कौन सा जो सड़क पे आ गया तो कौन सा इंसाफ है ये? इतनी बड़ी रिस्पेक्ट वाली चेयर पे बैठे हो। क्या मांग करना चाहेंगे? सर हम उनसे कुछ मांगने के सिर्फ हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए। अगर आपको फिक्र है बाकी बच्चों की कि इनका भी हमें रिक्वायरमेंट निकालनी है, 100 बार निकालो लेकिन हमारे साथ नहीं। अब इतने बच्चे हमारे साथ कंपटीशन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जो हम 3 साल से वेट कर रहे हैं तो हमने कहाँ जाना? फिर कितना कंपटीशन हो जाएगा फिर? साफ तौर पर इनका गुस्सा जो है वो जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय बॉर्डर के एस्पिरेंट्स का जिक्र करते हैं, हालांकि जाएगी मगर उसी तरह से अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है और गुस्सा जो है इनका जाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरह से बच्चों की पूरी बात को आपने सुना है वो बातचीत जो है हमने रखी है। उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल इस मांग को जो है वो ज़रूर सुनेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, जहां एक तरफ लॉकडाउन लगाया गया है लेकिन लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है वो भी आपने देखा। उसके साथ ही SOPs की जो गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई हैं उनका भी किस तरह पालन हो रहा है वो भी आपके सामने था। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि किस तरह से अब सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए हर जिले के अंदर कार्यक्रमों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी रखा गया, लेकिन उसके बाद आम जनता को जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं उस पर भी अब प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।